Good morning, students. Today we will read about the poem The Kite. आज हम काइट को फिर से पढ़ेंगे. Read the poem below and fill in the blanks on the adjacent side to the corresponding stanzas. ये जो पोयम दे रखी है इसको पढ़ो और इनके बगल में ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर्स करो. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पोयम को, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे. लेट्स बिगिन. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू. कितनी सुंदर लगती है एक न्यू काइट, एक नई पतंग, जब वो नीले आसमान में उड़ती है. विद अ डाइव एंड अ डिप, हिचकोले यानी कि ऊपर नीचे, डाइव मतलब ऊपर तैरना और डिप मतलब नीचे गहराई में उतर जाना. ऊपर नीचे हवा की तरंगों में हिचकोले खाती हुई कितनी अच्छी लगती है. इट स्नैप्स इट्स टेल, ये अपनी ही टेल को काट देती है पतंग. टेल मतलब वो जो पूंछ होती है पतंग की, उसको काटती हुई जाती है. देन सोर्स लाइक अ शिप, तब एक शिप की तरह आवाज़ करती हुई आगे बढ़ती है. विद ओनली अ सेल, सेल का मतलब होता है बच्चों वो जो तिरपाल वाली शिप्स होती थी पहले, जब भाप का इंजन नहीं बना था उससे पहले, तब जिस दिशा में हवा जाती थी तो वो शिप भी उसी दिशा में जाती थी. विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. अब क्या होता है, वो जो तिरपाल वाली शिप की तरह वो टाइड्स के ऊपर यानी कि बड़े बड़ी लहरों के ऊपर, ज्वार भाटा या बड़ी लहरों के ऊपर वो राइड करती हुई सीधा क्रेस्ट तक पहुंचती है. क्रेस्ट मतलब शिखर तक पहुंचना. ठीक है, अब ये जो पूरा स्टैंजा था ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था. अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. देखो ये वाले जो कलर है बिल्कुल सेम टू सेम इस वाले कलर में इसी पैराग्राफ के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट देखो, a new kite looks bright in the sky as it dips and dives. It pulls its strings and flies like a ship on waves. The wind helps it ride and reach the maximum height in the sky. ये पूरा का पूरा इसी का ही इंग्लिश के अंदर समराइज कर रखा है कि नीले आसमान में जो काइट उड़ती है वो एक ऊपर नीचे होती रहती है विंड के अंदर. विंड मतलब तेज़ हवाओं के अंदर. इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन अ वेव. जब हम उसकी डोर खींचते हैं, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोर, जब हम उसकी डोर खींचते हैं तब ये एक शिप की तरह आगे बढ़ती है हवा की वेव्स के ऊपर, हवा की धाराओं के ऊपर. द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई. और तब जो है वो विंड जो है वो तेज़ हवा जो है वो हेल्प करती है उस पतंग की ऊपर की दिशा में बढ़ने की, स्काई के अंदर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए. ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक. द ब्लू इन द स्काई, फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, ये जो ब्लू इन द स्काई है ये द ब्लू है जो, ये फर्स्ट लाइन में किस चीज़ को रेफर कर रहा है? ये स्काई को रेफर कर रहा है या ब्लू काइट को रेफर कर रहा है? नीले कलर की पतंग को रेफर कर रहा है ये द ब्लू, या नीले आसमान को रेफर कर रहा है? तो अब इसमें सही आंसर क्या होगा? मैंने पहले ही बोला था नीले आसमान को, तो यहाँ पर आएगा स्काई. आप यहाँ पर स्काई लिखोगे SKY. ठीक है बच्चों, एस मैं लिख देती हूँ SKY, स्काई. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है टाइड्स ऑफ द विंड, ऑफ विंड. टाइड्स ऑफ विंड मीन्स, अब यहाँ पे टाइड का मतलब क्या है? टाइड्स ऑफ विंड मतलब हवा की लहरें या हवा की धाराएं. ठीक है, मीन्स द विंड करंट्स एंड सेलिंग शिप. इन दोनों में से कौन सा होगा? ये जो बीच में स्लैश मार रखा है मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टाइड्स ऑफ विंड है ये किसको कर रहा है? हवा की धाराओं को कर रहा है या सेलिंग शिप, ये किसी शिप को डिनोट कर रहा है? तो ये हवा की धाराओं को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये वाला लगाएंगे आंसर. ठीक है, विंड करेंट्स, ये आंसर होगा.
थर्ड है द क्रेस्ट। द क्रस्ट का मतलब होता है शिखर, ठीक है। मीन्स दैट द काइट रीचेज द साउंड और टॉप। अब यहाँ पर जो क्रेस्ट है वो किस चीज़ मतलब काइट कहाँ तक पहुँच रही है, वो साउंड मतलब किसी ध्वनि तक पहुँच रही है या सीधा टॉप पर पहुँच रही है। शिखर का एक सिनोनिम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, शिखर का एक सिनोनिम टॉप भी होता है, एकदम हाइट तक पहुँचना, तो यहाँ पर टॉप आएगा। थर्ड वाले में क्या आएगा, क्रेस्ट का सिनोनिम टॉप, तो यहाँ पे आप TOP टॉप लिखोगे, ठीक है। गड़बड़ मत करो, सीधा टॉप लिखो, ठीक है बच्चों। साउंड को यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा है क्रेस्ट, यहाँ पे टॉप को डिनोट कर रहा है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है D वाला, द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज। एक काइट कब ब्राइट दिखती है, जब वो न्यू होती है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके अंदर। तो वो जब ओल्ड होती है नहीं, यहाँ पे न्यू आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NEW न्यू, ठीक है। तो D वाले में न्यू आ गया। नेक्स्ट है E वाला, देखो, इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ, किसकी तरह वो शोर मचाती है, जब हवा में आसमान में काइट उड़ रही होती है, पतंग उड़ रही होती है, तो वो किसकी तरह शोर मचाती है या किसकी तरह आगे बढ़ती, शोर मचाती हुई आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना सोर्स लाइक अ शिप, यहाँ पे बर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शिप, तो यहाँ पे शिप लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाला आंसर आएगा, इस ब्लैंक में भर देना बच्चों, ठीक है। F है द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। कौन सी चीज़ काइट को सीधा ऊपर बढ़ने में हेल्प करती है, उड़ने में कौन सी चीज़ करेगी, शिप करेगी क्या? किसी पतंग को ऊपर आसमान में उड़ने के लिए शिप हेल्प करती है पानी में चलने वाली, या हवा हेल्प करती है? हवा हेल्प करती है, तो यहाँ पे तेज़ हवा यानी कि विंड आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये विंड, ये इसमें भर देना, फिलअप कर देना, विंड, WIND विंड को आप F वाले में फिलअप करोगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने ब्लू वाला किया है यहाँ पे सारी एक्सरसाइज, अब हम रेड वाली एक्सरसाइज करेंगे। पहले हमें स्टैंजा को रीड आउट करना होगा। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, गस्ट का मतलब होता है हवा का झोंका। जब हवा का झोंका आता है तो हम उसे खींचते हैं। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। किसे खींचते हैं, डोर को खींचते हैं, ठीक है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। उसके बाद क्या होता है, जब विंड फॉल्स यानी कि जब हवा बहनी बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे हम इसको पतंग को रेस्ट की पोजीशन पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऊपर है ना एक और लाइन थी इसके अंदर, वो लाइन लिखी नहीं हुई है कि जब हवा तेज़ चलती है तो हम उसे खींचते हैं। नेक्स्ट लाइन ये थी कि जब हवा एकदम फॉल होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जब हवा धीमी पड़ जाती है, तो हम उसे रेस्ट पोजीशन पे यानी कि ढील दे देते हैं, ठीक है, पतंग को। When string goes slack, you wind it back. सॉरी, यहाँ पर आएगा when string goes slack, you wind it back. ये wind नहीं है, ये wind है, मतलब वाइंड अप करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या उसको। और जब फिर से हवा चलनी शुरू हो जाती है, यहाँ पर जब फिर से विंड आ जाती है, बैक हवा चलनी शुरू हो जाती है फिर से, तो तुम मतलब आप लोग जो हो वो इस स्ट्रिंग को फिर से स्लैक करने की कोशिश करते हो, मतलब उसे वाइंड अप कर लेते हो। जो पतंग होती है उसको फिर से वाइंड इट करना, मतलब वापस से डोर खींच के अपनी तरफ वापस लेकर आते हो ना धीरे धीरे। फिर वो जैसे जैसे डोर आप खींचते जाते हो तो पतंग ऊपर हाइट की तरफ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ढील छोड़ते हो तो पतंग ऐसे फरफराती हुई नीचे आने लगती है धीरे धीरे रेस्टिंग पोजीशन में। वो उसी चीज़ का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पे वाइंड अप का मतलब समझ में आया, जैसे ही हवा चल रही है हम उसे वाइंड अप कर रहे हैं, यानी कि फिर से वापस उस स्ट्रिंग को खींच रहे हैं और फिर उसके बाद ढीला छोड़ रहे हैं, कभी खींच रहे हैं। स्लैक का मतलब होता है ढीला छोड़ना और खींचने को बोलते हैं पुल। तो उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। जब झोंका आता है तो हम खींच लेते हैं, फिर उसे ढीला छोड़ देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एंड रन अनटिल द अ न्यू ब्रीज ब्लो, और तब तक लेकर इस पतंग को भागते हैं जब तक कि फिर से हवा बहनी शुरू नहीं हो जाती। जब ब्रीज ब्लो होती है, जब फिर से हवा बहनी शुरू होती है, एंड इट विंग्स,
फिल, और जब फिर से हवा में पतंग उड़ान भरती है, जब उसके मतलब एक तरीके से पंखों से कंपेयर किया गया है। विंग्स का मतलब होता है जब पतंग के फिर से पंख पंख लग के वो उड़ना शुरू हो जाती है जब हवा बहती है तो। एंड इट अप एंड अप इट गोज़, और वो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्णन किया गया है कि झोंके के साथ जो है हवा को, वो डोर को हम खींचते हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही हवा चलनी बंद हो जाती है तो वो नीचे की तरफ जो है रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है पतंग, और नीचे गिरना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर से जब हम डोर को ढीला छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ आ गई पतंग। अब क्या होता है, हम फिर से उसे वाइंड इट कर रहे हैं, यानी कि मतलब अब चलो हवा नहीं चल रही तो हमने इसे वाइंड अप कर लिया, यानी कि स्विच कर नीचे ले आए और फिर इधर उधर भागने लगे। उसके बाद अ न्यू ब्रीज ब्लो, अब क्या होता है कि नई ब्रीज यानी कि फिर से नई हवा चलने शुरू हो जाती है। और उसके बाद एंड इट विंग्स फिल, और उसके फिर से मतलब पंख लग जाते हैं उस पतंग के, और फिर से वो हवा में उड़नी शुरू हो जाती है। और एंड अप इट गोज़, और वो फिर से ऊपर उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। अब इसका पूरा हम यहाँ पर इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द काइट रेस्ट्स एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। जब हवा बहती है, तेज़ हवा बहती है, तब काइट को हम रेस्टिंग पोजीशन पे, टॉप पोजीशन, जब मतलब एकदम हवा में ऊपर आसमान में हमारी पतंग उड़ रही होती है तो हम उसे रेस्टिंग पोजीशन पे छोड़ देते हैं जब हवा बह रही होती है। यू वाइंड बैक, सेकेंड लाइन पढ़ रही हूँ। यू वाइंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक। आप उसे वापस समेट लेते हो जब हवा जो है और उसे ढील दे देते हो जब हवा चलनी बंद हो जाती है। ठीक है, वाइंड अप कर लेते हो। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज यू अनवाइंड इट अगेन, और जब फिर से नई हवा चलती है तो आप उसे फिर से ढील छोड़ छोड़ के मतलब उसको मतलब फिर से उसको हवा में ऐसे ही ऊपर जाने की दिशा में उड़ाते हो पतंग को। द न्यू विंड फॉल्स द विंग्स, सॉरी, द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। और तब जब फिर से नई हवा की लहर आती है तो वो फिर से उसको नए पंख प्रदान कर देती है पतंग को, और वो फिर से टॉप पोजीशन पे वापस पहुंच जाती है जहाँ पर से वो नीचे गिर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवट स्टिल इन द डैश। यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? सीम्स टू रेस्ट, कहाँ रेस्ट कर रही है वो काइट? स्काई में रेस्ट कर रही है या पानी में रेस्ट कर रही है? तो आप लिखोगे यहाँ स्काई। ठीक है, कहाँ उड़ा रहे हैं हम पतंग? हम पानी में तो उड़ाते नहीं, हम कहाँ उड़ाते हैं पतंग? हम उड़ाते हैं आसमान में, तो यहाँ पर स्काई आएगा। SKY, यहाँ पर आ जाएगा स्काई, SKY। नेक्स्ट है बी वाला, देखो। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक और बैक। आप डोर को फिर से वाइंड अप करते हो जब वो ढीली पड़ जाती है, यानी कि जब ढील छोड़ते हैं तो फिर से हम बार बार डोर खींच के उसको ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। जैसे ही डोर खींचती है तो सीधा जब पतंग होती है वो ऊपर उड़ जाती है। मैंने तो बचपन में थोड़ी बहुत उड़ाते हुए देखा था लोगों को, तो वो जैसे ही खींचते थे स्ट्रिंग को, डोर को खींचते थे, तो पतंग हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ जाती थी। तो यहाँ पर बैक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्लैक। ठीक है, यहाँ पर भी स्लैक के बारे में ही बोला गया ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैक आएगा जब हम खींचते हैं डोर को, तो वो हम अपनी डोर को खींच लेते हैं जब वो ढीली पड़ जाती है पतंग, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लैक। ठीक है, आप स्लैक लिखोगे SLACK। द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू डैश व्हेन द, जो काइट है वो नई चीज़ से भर जाती है। किस चीज़ से भर जाती है? यहाँ पे आइस का कहीं जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्रीज का हुआ है। ब्रीज का मतलब होता है नई हवा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीज लिखोगे आप ये। ठीक है, यहाँ पे ब्रीज भरना है बच्चों। यहाँ पे ऊपर स्काई भरोगे, एक तो हाँ ये स्काई भरना है पहले में, सेकंड में स्लैक भरोगे, थर्ड में ब्रीज भरोगे। ये इसके नीचे मैं लाइन लगा देती हूँ। ये कलर चेंज कर लूँ जरा, सारे कलर एक जैसे ही हो रहे हैं। ये इसके नीचे आप भरोगे ब्रीज। ठीक है बच्चों, न्यू विंड ब्लोज एंड गिव्स इट डैश। अब नई विंड जब ब्लो होती है यानी कि बहती है तो फिर क्या देती है उसको?
उसको डोर देती है पतंग को, या उसको नए पंख देती है। यहाँ पे पंखों की बात हुई है, विंग्स की, तो आप विंग्स भरोगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट का आंसर हो गया स्काई, सेकंड का स्लैक हो गया, थर्ड का ब्रीज हो गया, और फोर्थ का हो गया विंग्स। विंग्स को आप यहाँ पे फिलअप करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, अब ये मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ और ये वाला कंप्लीट करेंगे हम लोग। मैं मिटा रही हूँ सब कुछ। हाँ, अब है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू। बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला है जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था ऊपर, ये वाला तो नहीं है, उसके ऊपर है। ठीक है, तो कितनी अच्छी कितनी ब्राइट दिखती है, चमकदार हमारी काइट जब वो एकदम न्यू होती है और नीले आकाश में उड़ रही होती है। बट a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। लेकिन जब ये किसी ट्री के अंदर अटक जाती है, किसी टॉप ऑफ द ट्री मतलब ट्री के ऊपर अटक जाती है और वो फट जाती है। रेगडर मतलब फटे, जब उसके चिसड़े चिसड़े उड़ जाते हैं पतंगे और फट जाती है, तब हम उसकी तरफ वापस मुड़ के कभी देखते भी नहीं है कि ये देखो ये हमारी पतंग थी, इसके बेचारे का क्या हाल हो गया। ठीक है, एक दिन उस दिन तो देखोगे ही जब वो अटक गई और वो डोर वगैरह सब उसमें अटक गई और आपकी डोर टूट गई, तो उसके उस दिन तो देखोगे कि जब उसके चिथड़े उड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप पलट के उसकी तरफ वापस नहीं देखते कि वो पतंग देखो अटक गई और ये हमारी पतंग थी, ऐसे दोबारा नहीं देखोगे। आप फिर अपनी नई पतंगों के साथ दोबारा से उसे उड़ाने शुरू कर देते हो। यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग। और तब वो क्या होता है कि वो फ्लैप मतलब फड़फड़ाती रहती है वहीं पर ऊपर टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के सबसे ऊपर ऐसी बस फड़फड़ाती हुई रह जाती है वो पतंग। तो इस तरीके से पतंग का पूरा रहता है। अब यहाँ पर अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, सेम टू सेम वही लाइन है। बट एन अगली थिंग यू विल सी व्हेन अ काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री। तब आप एकदम, अगली का मतलब होता है एकदम बुरी या कुरूप चीज़, इस तरीके से देखोगे कि वो जब ट्री पे अटक जाती है। देयर इज़ फ्लटर टाइड टू अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग। तब क्या होता है, वो एकदम फड़फड़ाती रहती है वहीं अटकी हुई। टाई का मतलब होता है वहीं अटक जाना, और फ्लटर का मतलब होता है कि उसको वहीं पर ही फड़फड़ाते रहना। टू अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग, एक डोर के साथ वो वहीं फड़फड़ाती रह जाती है टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, किसके ऊपर वो स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पे क्रेस्ट किसी शिखर की बात की गई है या ट्री की बात की गई है। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर ट्री। ये ट्री लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ट्री लिख देना फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ टॉप। टॉप का अपोजिट क्या होता है बच्चों? टॉप का मतलब होता है किसी टॉप पे चढ़ जाना, यानी कि शिखर। एक तरीके से शिखर का ही सिनोनिम है क्रेस्ट का ही। ठीक है, तो टॉप मतलब किसी चीज़ के ऊपर सबसे। तो यहाँ पर बॉटम आ जाएगा हमारा आंसर, बॉटम, टॉप बॉटम। बॉटम का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो टॉप का मतलब होता है ऊपर, बॉटम का नीचे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आंसर क्या क्या हमारे, मैं एक दिन इसको ज़रा कलर बदल रही हूँ तो आंसर में आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। फर्स्ट का आंसर है ट्री और सेकंड का आंसर हो जाएगा बॉटम। ठीक है बच्चों, मैंने लाइन लगा दी है नीचे, देख लेना और इसको फिलअप कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, अब नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट में नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इस लड़की को काइट के साथ कलर करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट लाइन में क्या है, द काइट इज़ अ ब्लू। तो यहाँ पे जो काइट है इसको आप ब्लू रंग से फिलअप करोगे। ठीक है, द काइट इज़ ब्लू, इसको ब्लू रंग से फिलअप करना है आपको। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, तो बालों को आप किससे करोगे, ब्लैक कलर से। यहाँ पे ब्लैक हेयर बोला है तो ब्लैक से करोगे कलर। द गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, यहाँ पर लड़की ने रेड स्कर्ट पहनी हुई है तो रेड से करोगे इसको फिलअप, मतलब कलर फिल करना है। और येलो टॉप, तो इसको जो टॉप है इसको येलो कलर से करना है फिर। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, जो टेल है उसको आप ग्रीन कलर से करोगे, यानी कि इससे। ठीक है, ये ग्रीन कलर से इस तरीके से आप काइट को की टेल को फिलअप करोगे।
द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, और इसके शूज़ को आप किस चीज़ से करोगे? मेरे पास तो ब्राउन कलर ये है नहीं, मस्टर्ड कलर है, लेकिन ये जो शूज़ हैं इनको आप ब्राउन कलर से फिलअप कर देना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट। और 2 गज़ की दूरी बहुत है ज़रूरी, तो कोविड से बचे रहें सारे। और ये जो है वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई इंग्लिश की, और द काइट पोयम भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, थैंक यू।